हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपना फर्स्ट चैप्टर। एंड बच्चों, फर्स्ट चैप्टर की ऑलरेडी हम लोगों ने 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। मैंने आपको उन 2 क्लासेस के अंदर बताया कि आखिर कंपनी क्या है, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उसके अलावा हमने जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, सेपरेट लीगल एंटिटी, उसके बेसिस पर बच्चों हमने एक और टॉपिक पढ़ा, एक और कॉन्सेप्ट समझा, लिफ्टिंग अप और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वे। एंड वो कौन कौन सी सिचुएशंस, वो कौन कौन सी सर्कमस्टेंसेस हो सकती हैं जहां पर गवर्नमेंट या अथॉरिटी कंपनी की कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट अप करेगा, ये भी हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में समझ लिया था। उसके अलावा स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं, हम हाथ की हाथ वो सॉल्व कर चुके हैं। आगे जो टॉपिक्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मतलब स्कैनर होंगे, हम वो भी सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। अब देखिए, मैं आप लोगों को पहले एक सिंपल सी बात बताता हूं। अगर आप देखें, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हर देश में, हर कंट्री में 2 टाइप के बिजनेस होते हैं। बिजनेस 2 टाइप के होते हैं बच्चों। एक होता है जो कि ज्यादातर होता है, प्राइवेट बिजनेस या प्राइवेट सेक्टर बिजनेस, जिसका मेन एम होता है प्रॉफिट कमाना, जो कि मैं और आप करते हैं। अंबानी साहब रिलायंस करती है, टाटा साहब, एयरटेल, जियो, ज्यादातर जितनी कंपनीज हैं उनका मेन पर्पस होता है प्रोडक्ट बेचो, पैसा कमाओ, प्रोडक्ट या सर्विस बेचो, पैसा कमाओ, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। लेकिन बच्चों, वहीं पर एक ऐसा भी सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर, जिसका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि उसका मेन एम होता है वेलफेयर करना, लोगों का फायदा करना, सोशल काम करना। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, आप शॉप पर जाकर, डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाकर, मॉल में जाकर आशीर्वाद आटा खरीदते हो। ये आशीर्वाद आटा बच्चों प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है, क्योंकि ये आटा कम से कम 150, 200, 300 रुपए का आता होगा। 5 किलो 10 किलो की पैकिंग शायद 150, 200, 300 रुपए समथिंग की आती होगी, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है कंपनी। बट वहीं पर बच्चों, गवर्नमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, 1 रुपए किलो दाल, ऐसा प्रोवाइड करती है। इसका मतलब क्या है बच्चों? देखिए, इसका मतलब ये है कि 2 सेक्टर होते हैं। अब यहां पे आप सेक्टर को ये समझिए कि एक तरह की ये कॉलोनी है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, ये कॉलोनी है जहां पे लोग रहते हैं। तो एक कॉलोनी तो वो है जहां पर गवर्नमेंट कंपनीज रहती हैं, मतलब ऐसी कंपनीज जिनके अंदर गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 51% या उससे ज्यादा है, गवर्नमेंट कंपनीज रहती हैं। और वो कंपनीज वेलफेयर के लिए काम करती हैं। जैसे आपको अभी अभी आपने कुछ टाइम पहले तक न्यूज सुनी होगी कि एयर इंडिया, इसके एरोप्लेन जो अभी तक चलते थे, फ्लाइट्स चलती थी, ये गवर्नमेंट के पास में थी और गवर्नमेंट बहुत सालों से लॉस में चल रही थी, फिर भी एयर इंडिया को चला रही थी, क्योंकि ऐसे लोग इंडिया के जो बहुत महंगी फ्लाइट अफोर्ड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट उनको भी उड़ने का मौका दे रही है। तो ऐसा सेक्टर जिसके अंदर गवर्नमेंट कंपनीज हैं, ऐसा सेक्टर जिसके अंदर शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की 51% या उससे ज्यादा है, गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 51% या
उससे ज्यादा है। ऐसा जो सेक्टर है, ऐसी जो कंपनीज है, वो पब्लिक सेक्टर का पार्ट होती है, गवर्नमेंट सेक्टर का पार्ट। लेकिन एक दूसरी तरफ सेक्टर होता है प्राइवेट सेक्टर। याद रखिएगा बच्चों, प्राइवेट सेक्टर का मतलब प्राइवेट कंपनी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर का मतलब है उस सेक्टर के अंदर वो कंपनीज हैं जो कि गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत शेयर होल्डिंग उनके अंदर हो सकती है, लेकिन 51% मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास में नहीं है। मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग जो है वो दूसरे लोगों के पास में है, आम लोगों के पास में है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, रिलायंस कंपनी है तो पब्लिक कंपनी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती है, क्योंकि उसके अंदर गवर्नमेंट ने 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड नहीं करे। और रिलायंस कंपनी वेलफेयर के लिए काम नहीं करती, सोशल पर्पस के लिए काम नहीं करती, प्रॉफिट के लिए काम करती। टाटा कंपनी बच्चों है तो पब्लिक कंपनी, बट प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती है, क्योंकि टाटा कंपनी में गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 51% या उससे ज्यादा नहीं है। और टाटा कंपनी के अंदर प्रॉफिट कमाने के लिए काम किया जाता है, ना कि वेलफेयर के लिए। तो मैं दोबारा से बोल देता हूं बच्चों, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि इंडिया के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो दो में से किसी एक सेक्टर में हो सकते हैं। एक सेक्टर होता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वो होता है जहां पर गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 51% या उससे ज्यादा होती है, मतलब गवर्नमेंट कंपनीज, और वो वेलफेयर के लिए काम कर रही, देखो लिखा हुआ है। और एक होता है प्राइवेट सेक्टर बच्चों, जिसको जॉइंट सेक्टर भी बोलते हैं। उसके अंदर गवर्नमेंट की होल्डिंग हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट की होल्डिंग 51% नहीं हो सकती, उससे कम होती है। मतलब उसमें गवर्नमेंट कंपनीज नहीं होती, नॉर्मल कंपनीज होती हैं, या तो प्राइवेट या पब्लिक कंपनीज होती। और वो वेलफेयर के लिए, सोशल एक्टिविटी के लिए काम नहीं करती, वो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती। यहां तक की बात आपको समझ में आई हो। अब बच्चों, आप जब इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, तो या तो उसे गवर्नमेंट बना रही है तो वो पब्लिक सेक्टर का पार्ट हो गया, या आप बना रहे हो तो वो प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर का पार्ट हो। क्लियर है चीज? अब स्टूडेंट्स, एक बार की बात है, मैं एक क्लास में बच्चों को समझा रहा था। मैंने बच्चों को बोला कि भैया कंपनी क्या होती है, कंपनी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपनी के बारे में मैंने उनको बताया। वो बोले कि सर आपने हमको ये बता दिया कि कंपनी होती क्या है, सर आपने हमको ये भी बता दिया कि कंपनी बनाने के लिए हमें उसे कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करवाना कंपलसरी मैंडेटरी होता है। सर हमें बस इतना सा बता दीजिए कि कंपनी को बनाने के लिए मेहनत कौन कर रहा है। सर कंपनी को कौन इंसान बना रहा है? कंपनी को बनाने का ऑर्डर गवर्नमेंट दे रही है, आरओसी दे रही है, वो अलग चीज है, मैं उसके बारे में बात यह है कि कंपनी को बनाने के लिए पहले जमीन देखना, लैंड देखना कि भैया हमारी कंपनी की जो प्रॉपर्टी बिल्डिंग होगी वो कहां पर होगी। उसके लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट बनवाना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनवाना, बहुत सारे फॉर्म्स को डाउनलोड करना, उनको फिल करना, उनको आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में फाइल करना, और कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना, मतलब कंपनी को पैदा करना। ये सब जो मेहनत का काम है, ये कर कौन रहा है? मैंने बोला कि बच्चों ये सब जो काम है उसको कर रहा है हमारा प्रमोटर। उसको कौन कर रहा है? उसको कर रहा है हमारा प्रमोटर। प्रमोटर एक ऐसा पर्सन है जो कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए पूरी तरह एंगेज्ड है। कहां पर कंपनी बनेगी, कौन सी जमीन होगी, उस जमीन को रेंट पे लेना या खरीदना, फिर वहां पे पूरे अरेंजमेंट्स करवाना, फिर उसके बाद में कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आरओसी के पास में ई फॉर्म्स फाइल करना, आरओसी से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना, कंपनी के बिहाफ पे किसी के साथ, सब काम, कंपनी को बनाने का पूरा काम जो करता है, जितने भी अरेंजमेंट्स करने हैं वो सब अरेंजमेंट्स
करता है, कंपनी को बनाने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आरओसी से लेकर आता है, कंपनी को पैदा करवाता है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाता है, कंपनी को रजिस्टर करवाता है, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लेकर आता है, हम उसे प्रमोटर बोलते हैं। हम उसे कौन बोलते हैं? हम उसे प्रमोटर बोलते हैं। स्टूडेंट बोलता है मैं समझ गया सर। मैं बिल्कुल समझ गया सर। आप ये बोलना चाहते हो कि जब भी हमें कंपनी बनानी है तो हमें उसको कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करवाना जरूरी है। और सर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हम करवाएंगे, उसी के बाद में आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, हमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगी। और जब हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा तभी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। क्वेश्चन ये आता है कि आरओसी हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब देगी? जब उसके पास में एप्लीकेशन लगाएंगे और जब हम उसके पास में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। क्लियर है? तो जितने भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के जितने भी काम हैं वो सभी काम प्रमोटर कर रहा है। मैंने बोला आपको कि आरओसी के पास में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें आरओसी से लेना है। आरओसी हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब देगा? जब हम आरओसी को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे, जब हम आरओसी के पास में एप्लीकेशन लगाएंगे कि साहब हम कंपनी बनाना चाहते हैं, इस नाम से बनाना चाहते हैं, इस एड्रेस पे बनाना चाहते हैं, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये लोग हमारी कंपनी के अंदर मेंबर्स होंगे, ये लोग डायरेक्टर्स होंगे, इतनी हमारी कैपिटल है, बला बला हम जो भी इंफॉर्मेशन देंगे, आरओसी उसे चेक करेगी और उसे सही लगेगा तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगी। ये प्रोसेस हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत कंप्लीटली डिटेल। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये सब काम जो हो रहा है, कंपनी का नाम सोचना, कंपनी के लिए जमीन खोजना, कंपनी के एग्रीमेंट्स बनवाना, कंपनी के फॉर्म्स डाउनलोड करना, फॉर्म्स को आरओसी को फिल करना, आरओसी को सेटिस्फाई करना, आरओसी से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेके आना, कंपनी को रजिस्टर करवाना, कंपनी को पैदा करना, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना, ये सभी काम कौन कर रहा है? ये सभी काम कर रहा है प्रमोटर। अब बच्चों देखो, ये मैंने यहां पर आपको एकदम इजी लैंग्वेज में लिख के बताया है कि प्रमोटर एक ऐसा इंसान है जो कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के जितने भी काम है उनमें एंगेज्ड होता है। उसके अलावा वो सभी तरह के अरेंजमेंट्स करता है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की जो जो रिक्वायरमेंट है वो सब के अरेंजमेंट वो कर देता है और कंपनी के लिए वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेकर आता है आरओसी से। इतना याद रखिएगा बच्चों, ये प्रमोटर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है काफी बार। देखिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कि प्रमोटर कौन होता है, तो आपको ना ये वाली यहां तक की डेफिनेशन तो लिखनी ही है। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो ये तो लिखना ही है आपको प्रमोटर कौन होता है। उसके अलावा ये भी लिख देना है आपको कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से वो पर्सन जो कि जिसका नेम एज प्रमोटर कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, कंपनी के एनुअल रिटर्न में उसका नाम एज प्रमोटर लिखा हुआ है और वो कंपनी के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो अफेयर्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा है, उनको मैनेज कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस दे रहा है, कंपनी को अच्छे से चलवा रहा है, उसे प्रमोटर बोला जाता है। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो स्टूडेंट्स अब आपको यहां तक की बात समझ में आई, लेकिन एक चीज समझिएगा, अगर कोई पर्सन पैसे के लिए ऐसा काम कर रहा है तो वो प्रमोटर नहीं माना जाएगा। अगर वो पर्सनल कैपेसिटी में पैसा कमाने के लिए, एग्जांपल के तौर पर सपोज कीजिए मुझे एक मोहित बंसल क्लासेस के नाम से कंपनी बनानी थी, तो मैंने उसको खुद को सब अरेंजमेंट्स किए तो मैं उसका प्रमोटर। लेकिन आज मुझे कोई कंपनी बनानी है और मैं किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पास चला गया और मैंने उसको पैसे दे दिए कि भैया कंपनी बनाने के सभी काम कर दो। अब सभी काम कंपनी बनाने के कर तो वो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो प्रैक्टिसिंग कंपनी प्रमोटर है, क्योंकि वो तो पैसा कमा रहा है, ये तो उसकी सर्विस है, ये तो उसका जॉब है।
तो प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर वैसे तो एक वो पर्सन है जो कि कंपनी को बनाने के सभी अरेंजमेंट्स करता है, उसका नाम प्रोस्पेक्टस के अंदर एज प्रमोटर लिखा है, कंपनी के एनुअल रिटर्न के अंदर एज प्रमोटर लिखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो एडवाइस दे रहा है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के जितने अरेंजमेंट्स हैं उन सबको वो पूरा कर रहा है, आरओसी से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेकर आ रहा है, वो प्रमोटर है। लेकिन अगर कोई पर्सन प्रोफेशनल कैपेसिटी में लेकिन अगर कोई पर्सन प्रोफेशनल कैपेसिटी में इस काम को कर रहा है, जॉब के लिए इस काम को कर रहा है, अगर प्रैक्टिसिंग पर्सन इस काम को कर रहा है क्योंकि ये उसका जॉब है, नौकरी है, तो उसे प्रमोटर नहीं माना जाएगा। प्रमोटर उसे माना जाएगा जो पैसा दे। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की बात मुझे समझ में आ गई, लेकिन अब एक डाउट आ गया सर मेरे दिमाग। मैंने कहा क्या डाउट है, पूछ लो। बोला सर डाउट ये है, यहां पर पूछते हैं डाउट क्या है। स्टूडेंट का अब क्वेश्चन समझो बच्चों, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट। स्टूडेंट बोला कि सर राजपाल यादव एक कंपनी बना रहे हैं एबीसी लिमिटेड नाम से। बना रहे हैं, बनी नहीं है अभी तक एबीसी। राजपाल यादव जी बना रहे हैं उस कंपनी, तो सभी अरेंजमेंट्स कर रहे हैं कंपनी को बनाने के लिए जो जो होते हैं। ये कंपनी कपड़ा बनाएगी, तो राजपाल यादव जी ने बाकी अरेंजमेंट्स तो करे यार, उसी के पास में एप्लीकेशन लगाई, ऑल दैट। अभी तक कंपनी बनी नहीं है, अभी तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई। राजपाल यादव जी एक रेमंड्स कंपनी के पास में चले गए और रेमंड्स कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया उन्होंने एबीसी के लिए, और रॉ मटेरियल लेकर आ गए कपड़े का कि भैया कच्चा माल दे दो, क्योंकि हमारी कंपनी अब उससे फिनिश गुड्स बना के मैन्युफैक्चर करेगी, अपने नाम से बेचेगी। 50 करोड़ रुपए का रॉ मटेरियल राजपाल यादव जी एबीसी कंपनी के ब्याह पर, जो कि बनी नहीं है अभी तक, उनके ब्याह पे कॉन्ट्रैक्ट करा। राजपाल यादव जी ने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सिग्नेचर किया। अब कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किस किसने किया? एक तो रेमंड्स कंपनी ने, क्योंकि उसने 50 करोड़ का माल उधार पे दिया है, और राजपाल यादव जी ने। लेकिन सर राजपाल यादव ने तो एबीसी कंपनी के ब्याह पे कॉन्ट्रैक्ट किया, एबीसी के ब्याह पे कॉन्ट्रैक्ट किया है राजपाल यादव जी, लेकिन साइन खुद ने किए हैं क्योंकि एबीसी कंपनी अभी तक बनी नहीं है, इसलिए। क्लियर है चीज? सर मुझे ये बताइए, अभी तक एबीसी कंपनी बनी नहीं है, हालांकि राजपाल यादव जी एबीसी के ब्याह पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पर अभी तक एबीसी बनी नहीं। सर ये जो 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इस 50 करोड़ रुपए के लिए अभी प्रेजेंट सिचुएशन में लायबल कौन है? राजपाल यादव पर्सनली लायबल। तो सर आप ये बोल रहे हो प्रमोटर राजपाल यादव, जिन्होंने कंपनी के बिहाफ पर, कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट किया, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अगर कंपनी का प्रमोटर कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले, अगर कंपनी का प्रमोटर कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ में कंपनी के बिहाफ पर, तो उसे प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्योंकि कंपनी बनी नहीं है, इसलिए प्रमोटर पर्सनली लायबल। क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर इस प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर प्रमोटर खुद पर्सनली लायबल है, क्या ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जिसमें उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाए, जिसमें उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाए और अब लायबल हो जाए आपकी एबीसी कंपनी? हाँ, अगर अगर एबीसी कंपनी पहली कंडीशन इनकॉर्पोरेट हो जानी चाहिए, उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया है, तो पहली कंडीशन वो इनकॉर्पोरेट हो जानी चाहिए, और दूसरी कंडीशन वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंफर्म कर दे कि जी हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे ही कहने पे किया गया है। मैं दोबारा से बोल देता हूं, अगर कोई भी प्रमोटर कंपनी के बनने से पहले कंपनी के बिहाफ पर किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो प्रमोटर उसके लिए पर्सनली लायबल होता है। उसके अलावा हालांकि उसकी लायबिलिटी
एंड हो जाएगी अगर वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई प्लस उसने कंफर्म कर दिया ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए ही किया गया था। अगर इन दो में से कोई सिचुएशन फुलफिल नहीं होती तो फिर लाइबिलिटी प्रमोटर की चलेगी, कंपनी की लाइबिलिटी नहीं बनी। क्लियर है ये चीज याद है? स्टूडेंट बोला सर मुझे सब समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया। प्रमोटर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है, एक ऐसा पर्सन जिसका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में एज प्रमोटर लिखा है, एक ऐसा पर्सन जिसका नाम कंपनी के एनुअल रिटर्न के अंदर एज प्रमोटर लिखा है। लेकिन सर, और आपने बोला कि अगर वो प्रमोटर कंपनी के ब्याह पे किसी थर्ड पर्सन के साथ में कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और सर आपने ये भी बोला कि ये जो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट है इसके लिए प्रमोटर पर्सनली लायबल होता है, हालांकि उसकी लायबिलिटी एंड हो जाएगी अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। पहला, एक तो वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाए प्लस वो कंफर्म कर दे कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए ही किया था प्रमोटर। सर सोचो अगर कंपनी धोखा कर दे, कंपनी इनकॉर्पोरेट तो हो गई सर, उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी मिल गया आरओसी से, पर वो धोखा कर दे और वो बोले नहीं 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 ये कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर ने मेरे कहने पर नहीं किया, मेरे ब्याह पर नहीं किया, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म नहीं करती। और प्रमोटर जाने और वो थर्ड पार्टी जाने, मेरा प्रमोटर से कोई लेना देना नहीं। देखिए लॉ के मुताबिक अगर कोई ऐसा कंपनी कर देती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रमोटर पर्सनली लायबल रहेगा। लेकिन एक ये भी तो बात आती है कि अगर कंपनी फ्रॉड कर रही है, कंपनी जानबूझ के प्रमोटर को फंसा रही है, तो क्या हुआ यार? एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी तो पड़ा है। अगर वो प्रमोटर कंपनी के ऊपर केस करके ये प्रूव कर दे कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के ब्याह पे किया था, हालांकि कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी लेकिन कंपनी के ब्याह पे किया गया था, कंपनी के लिए किया गया था, आज कंपनी झूठ बोल के और अपनी लॉ का गलत फायदा उठा के लाइबिलिटी अपनी टर्मिनेट कर रही है यहां से। अगर ऐसा हो जाता है तो रिलीफ एक्ट के हिसाब से प्रमोटर को रिलीफ मिल जाए, पर नॉर्मल केसेस में ऐसा ज्यादातर होता नहीं। अरे बात सुनिए, तो स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रमोटर जो है वो प्री इनकॉर्पोरेशन एग्रीमेंट्स कंपनी के ब्याह पे किसी थर्ड के साथ में करता है, पर्सनली लायबल होता है जब तक कि कंपनी खुद इनकॉर्पोरेट होकर इसको स्टार्ट नहीं कर देती। कंपनी बोल देती है कि हाँ जी मेरे ही ब्याह पे किया गया था, तब तक लायबिलिटी प्रमोटर की रहती है। बच्चों इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है। एक वेलफेयर कंपनी जो कि 8 जून 2019 को इनकॉर्पोरेट हुई, इनकॉर्पोरेट जून में हुई है, लेकिन इनकॉर्पोरेट होने से पहले उस कंपनी के प्रमोटर ने 10 मई को थर्ड पार्टी के साथ में गुड्स की सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। पर्सनली लायबल कौन है? वो पर्सन पर्सनली लायबल। अगर कंपनी और उसकी लायबिलिटी, पर्सनल लायबिलिटी कब खत्म हो जाएगी? जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी और कंफर्म कर देगी हाँ जी ये मेरे ही ब्याह पे 10 मई को कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, इसके लिए मैं पर्सनली लायबल होनी चाहिए, तो प्रमोटर की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा आज की क्लास में, अभी तक हमने पढ़ा कि नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दो सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, उसके अलावा कंपनी को कौन बनाता है? प्रमोटर बनाता है, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, एग्रीमेंट्स। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक एकदम समझ में आ गया, मस्त समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप आगे चल सकते हैं। तो बच्चे अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक बच्चों, उसका नाम है टाइप्स ऑफ कंपनी। अब हम जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ कंपनी। हम इसके अंदर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि कितने टाइप की कंपनी होती है, कितने प्रकार की कंपनी होती है बच्चों, हमको ये पढ़ना है।
और मैं आपको एक चीज और बता दूं स्टूडेंट्स कि कितने टाइप की कंपनी होती है, हम ये चीज ऑन दी अदर मीन्स डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर पढ़ेंगे, अलग अलग आधार पर पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे कि इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर कितने टाइप की कंपनी होती है बच्चों। एक हम पढ़ेंगे कि मेंबरशिप के बेसिस पर कितने टाइप की कंपनी होती है बच्चों। एक हम पढ़ेंगे कि कंट्रोल के बेसिस पर कितने टाइप की कंपनी होती है। एक हम पढ़ेंगे लाइबिलिटी के बेसिस पर कितने टाइप की कंपनी होती है बच्चों। एक हम पढ़ेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज के बेसिस पर कितनी टाइप की कंपनीज होती हैं। और स्टूडेंट्स जैसे जैसे हम अपने अपने टॉपिक पढ़ते रहेंगे, साथ में हम स्कैनर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे। तो ये चीज बच्चों अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में यहां से स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ कंपनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही चल रहा है, कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन के अंदर ही चल रहा है। और इस साथ में आपको पता है बच्चों, स्कैनर साथ में सॉल्व करते रहते हैं। क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं, देन इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, टेक केयर।